वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज हम रोटेशनल मोशन का पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं और टोटल लेक्चर की बात करूं तो रफ्तार सीरीज का हमारा जो टोटल लेक्चर है वो 47वां लेक्चर है। 47वें लेक्चर में आज हम रोटेशनल मोशन का पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं। इससे पहले हम रोटेशनल मोशन के पार्ट नंबर 3 कर चुके हैं। तो आज हमारा जो पार्ट नंबर होगा वो 4 होगा और टोटल लेक्चर होगा 47। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। जिसको नोट्स, पीडीएफ या क्लास के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन, जानकारी, सूचना चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है काव्या इंस्टीट्यूट। टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम ऐप को ओपन कीजिए, सर्च वाला आइकन दिखेगा, वहां पर सर्च कीजिए। सबसे पहले ऊपर नंबर पे आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए। उसमें ही क्लास की पीडीएफ, नोट्स और क्लास के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन, जानकारी या सूचना दी जाती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आती है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रोटेशनल मोशन का पार्ट नंबर 4। जैसा मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको थोड़ा सा रिवाइज करता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया था, क्या बताया था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंदी में इसे क्या कहते हैं? जड़त्वाघूर्ण। क्या कहते हैं? जड़त्वाघूर्ण। हिंदी में इसे कहते हैं जड़त्वाघूर्ण। कल मैंने आपको ये पढ़ाया था जड़त्वाघूर्ण क्या होता है, जड़त्वाघूर्ण क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो थोड़ा सा रिवाइज करता हूं, उसके बाद चलता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाने से पहले मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी जिसका नाम था इनर्शिया। क्या था? इनर्शिया यानी कि जड़त्व। जड़त्व होता क्या है? जड़त्व हमने पढ़ाया था, और ये मैंने जड़त्व वाला, इनर्शिया वाला जो टॉपिक है ये मैंने आपको पढ़ाया था किसमें? एलएनएम में। किसमें? एलएनएम यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ाया था इनर्शिया। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मेरा इनर्शिया होता है वो क्या है? एक प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये किसी वस्तु का क्या होता है? गुण होता है। अगर ये वस्तु का गुण होता है तो क्या मैं इसको देख सकता हूं? मेरे लाल, मैं इसको देख नहीं सकता। जब मैं इसको देख नहीं सकता तो मैं फील कर सकता हूं। जी हाँ, बिल्कुल मैं इसको फील कर सकता हूं, क्योंकि इनर्शिया मेरा एक प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट है, वस्तु का गुण होता है। इसको मैं देख नहीं सकता, इसको मैं फील कर सकता हूं। कहने का मतलब इनर्शिया क्या होता है? ये अपने आप में अपनी स्थिति का या अपनी गति का क्या करता है? विरोध करता है। उसको कहते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं? इनर्शिया। ये प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु का गुण होता है। इसे हम देख नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। फील कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था तो मैं फूल वाला एग्जांपल दिया था कि फूल की जो सुगंध होती है उसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? उसको हम फील कर सकते हैं। उसको फील कर सकते हैं। क्या है? इनर्शिया। क्या है? इनर्शिया जड़त्व, जो प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट होती है जिसको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने बताया था कि जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया हमारा किस पे डिपेंड करता है? मास पर डिपेंड करता है। किस पे? मास पे डिपेंड करता है। बोलूं तो जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। द्रव्यमान के समानुपाती होता है, यानी कि ऐसे कह सकता हूं कि जड़त्व डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है? द्रव्यमान के होता है। किसके होता है? द्रव्यमान के। यहां से एक बात बताई थी कि जिस वस्तु, जिस पदार्थ का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका मेरा इनर्शिया ज्यादा होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट समानुपाती है। जिस वस्तु या ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसका मेरा इनर्शिया कम होगा। जी हाँ, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था ये एक बोतल है, इस बोतल का जो मास है, उस बोतल का मास है 5 kg। उसी प्रकार एक और बोतल है, उसका मास मेरा क्या है? 2 kg। क्या है? मास 2 kg है। अगर इसका 5 kg है, इसका 2 kg है, तो यहाँ पर यह बताओ कि मास किसका ज्यादा है? मास इस वाली बोतल का ज्यादा है। तो इस वाली बोतल का मैंने इनर्शिया मान लिया I1 और इसका इनर्शिया मान लिया I2। अब मुझे ये बताओ कौन सी बोतल का इनर्शिया ज्यादा होगा? जिसका मास ज्यादा होगा, क्योंकि इनर्शिया
डायरेक्ट समानुपाती होता है मास के, तो जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। तो जिसका मास कितना है 5 kg, इसका 2 kg, ज्यादा किसका है 5 kg, तो इनर्शिया भी ज्यादा किसका होगा 5 kg का, किसका 5 kg, यानी कि पहली बोतल का इनर्शिया ज्यादा होगा। यहीं पर मैंने बताया था कि जो इनर्शिया होता है किस पे डिपेंड होता है, द्रव्यमान यानी कि मास पर, और किस पे डिपेंड नहीं होता है इनर्शिया, इनर्शिया डिपेंड नहीं होता है शेप एंड साइज पे, आकार और आकृति पर डिपेंड नहीं करता है। मान लो ये वस्तु इतनी बड़ी है, इसका द्रव्यमान 5 kg है, और उसी प्रकार एक और वस्तु इससे बड़ी है, उसका भी द्रव्यमान 5 kg है, तो इनर्शिया इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उसका शेप एंड साइज कैसा है, आकार और आकृति कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। अगर दोनों वस्तु का मास समान है तो इनर्शिया भी समान होगा, क्योंकि इनर्शिया डिपेंड होता है मास पे, द्रव्यमान पे। तो ये थी बेसिक जानकारी इनर्शिया की। लेकिन यहीं पर मैंने इसके जरिए आपको कल पढ़ाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व आघूर्ण। क्या पढ़ाया था? जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण में मैंने आपको बताया था कि जो जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है I बराबर mr² होता है, I बराबर mr² होता है, जहां पे m क्या है मास, जहां पे m क्या है मास, और r क्या है, r हमारी क्या है रेडियस, क्या है रेडियस। क्लियर। यहां से मैंने आपको बताया था कि जो जड़त्व आघूर्ण होता है उसका यूनिट क्या होता है, यूनिट बोलो तो मात्रक, ये क्या है द्रव्यमान, द्रव्यमान का किलोग्राम, और ये क्या है रेडियस, यानी कि एक तरह की दूरी है, दूरी का मीटर, और मीटर स्क्वायर तो स्क्वायर, ये इसका क्या था यूनिट। अगर मैंने यहीं पे बात करूं इसकी सीजीएस यूनिट की, तो इसका सीजीएस किलोग्राम, किलोग्राम का सीजीएस ग्राम, क्या ग्राम, और मीटर का सीजीएस क्या सेंटीमीटर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये इसकी यूनिट और सीजीएस यूनिट हमने पता कर ली। इतनी हमने बेसिक जानकारी कल भी की थी। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूं इसके डायमेंशन फॉर्मूला की, डायमेंशन फॉर्मूला बोलूं तो क्या विमा, क्या विमा, ये क्या है किलोग्राम, किसका मात्रक द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं मास, और मास का पहला अक्षर क्या होता है एम, एम एक है तो m1। ये क्या है मीटर, मीटर किसका मात्रक है लंबाई का, लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, और लेंथ का पहला अक्षर होता है l, स्क्वायर तो स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। इस तरह ना देखें, एक और तरह से देख सकता है, ऐसे देख सकता है m1 l2 और t की पावर 0, ऐसे भी डायमेंशन फॉर्मूला दे सकता है। तो इतनी बेसिक जानकारी हमने कल की थी। लेकिन इसका एक नोट पॉइंट आता है, वो नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट ये है कि ये राशि कैसी है, ये राशि कैसी है, ये राशि कैसी है। ये चीज कल नहीं पढ़ी थी हमने, लेकिन आज पढ़ेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया राशि कैसी है। तो एक बात नोट करना, एक बात नोट करना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना तो सदिश राशि है और ना ही अदिश राशि है, ना तो सदिश राशि है और ना ही अदिश राशि है। क्यों? अभी तक हमने राशि दो प्रकार की पढ़ी है, सदिश राशियां और अदिश राशियां। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें मोमेंट मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, और उसी के साथ साथ सदिश योग के नियम का पालन करती हैं, उसको हम कहते हैं सदिश राशि। और अदिश राशि में क्या होता है मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन और सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या अदिश राशि। लेकिन अगर यह सदिश नहीं है और ना ही यह अदिश है तो फिर कैसी राशि है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक कैसी राशि है? टेंसर राशि है। कैसी? टेंसर राशि है, टेंसर क्वांटिटी है। अगर ये टेंसर क्वांटिटी है तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं प्रदिश राशियां। क्या कहते हैं? प्रदिश राशि। यानी कि ये एक कैसी राशि है? प्रदिश राशि है। तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक कैसी राशि है? प्रदिश राशि है। कैसी? प्रदिश राशि। क्लियर। एक नोट पॉइंट की और बात करूं, इसकी डिपेंडेंसी को लेकर, इसकी डिपेंडेंसी यानी कि निर्भरता को लेकर, ये किस पे निर्भर करता है और किस पे निर्भर नहीं करता है। मैं बात करूं तो किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो पहले हम पॉइंट देखेंगे इसकी डिपेंडेंसी, यानी कि डिपेंडेंसी क्या है। मैं पहला पॉइंट ले रहा हूं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, वो डिपेंड होता है मास पे, डिपेंड होता है मास पे। कैसे होता है? आई बराबर mr² होता है, तो आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनली किसके है? मास के। यानी कि जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण किस पे डिपेंड करता है? ये करता है द्रव्यमान पे। किस पे? द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है।
पहला पॉइंट क्लियर कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पर। किस पे, मास पर। यहीं से अगर तुम्हारे अनुपात वाला क्वेश्चन बना ले तो I1/I2 बराबर M1/M2 क्वेश्चन कर लोगे, तुम्हें अनुपात वाला यहां से अगर क्वेश्चन बनाता है तो। अगर दूसरी डिपेंडेंसी की मैं बात करूं तो इसमें जो दूसरी डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी में दूसरी बात करता हूं नॉट डिपेंडेंसी। पहले तो एक डिपेंडेंसी हो गई, दूसरी डिपेंडेंसी और है, एक और है द्रव्यमान वितरण पर। क्या, द्रव्यमान वितरण पर, यानी कि मास का जो जितना इस क्रिया में मास खर्च होता है उसकी डिपेंडेंसी पे भी करता है, द्रव्यमान वितरण पर जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है, जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। पहली बात क्लियर कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दो बातों पर निर्भर करता है। पहली कंडीशन ये है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मास पर डिपेंड होता है, और कैसे होता है, वो मास के डायरेक्ट समानुपाती होता है। अगर ये समानुपाती होता है तो वहां से अनुपात वाला क्वेश्चन बना सकता है I1/I2 बराबर M1/M2। यहां से एक पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। किस पे, द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। ये तो हो गई इसके डिपेंडेंसी की बात। किसकी, डिपेंडेंसी की बात। लेकिन डिपेंडेंसी की बात करने के बाद ये डिपेंड किस पे नहीं करता है, यानी कि नॉट डिपेंडेंसी की बात करते हैं, ये निर्भर किस पे नहीं करता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि निर्भरता, नॉट डिपेंडेंसी, नॉट डिपेंडेंसी, यानी कि निर्भर नहीं करता है कि वो कौन कौन से पदार्थ हैं, निर्भर नहीं करता है। जड़त्व आघूर्ण किस पे निर्भर नहीं करता है। तो इसकी कंडीशन बहुत सारी हैं। पहली कंडीशन ये है कि ये कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है। कोणीय वेग बोलूं तो एंगुलर वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है। दूसरी बात यह है कि यह कोणीय त्वरण पर भी निर्भर नहीं करता है, एंगुलर एक्सीलरेशन पर भी निर्भर नहीं करता है। तीसरी बात यह है कि ये जो है वो बल आघूर्ण टॉर्क पर भी निर्भर नहीं करता है, बल आघूर्ण और टॉर्क पर निर्भर नहीं करता है। पहली कोणीय वेग, दूसरा कोणीय त्वरण और तीसरा बल आघूर्ण पर भी निर्भर नहीं करता है। और चौथी जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, कोणीय संवेग, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। यानी कि मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है, ना कि कोणीय त्वरण पर भी निर्भर नहीं करता है, और ना ही बलागुण और कोणीय संवेग पर निर्भर करता है। केवल मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड करता है, मास, और मास के जो खर्च, उसमें जो क्रिया में जो मास खर्च होता है द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। एक तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है और द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। और किस पे डिपेंड नहीं करता है, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, बलागुण टॉर्क, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि और कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन, इन पे निर्भर नहीं करता है। अगर मैं लिखने को एक और लिख लो, इस पे भी निर्भर नहीं करता है घूर्णन त्रिज्या। किस पे, घूर्णन त्रिज्या पे भी निर्भर नहीं करता है। क्यों, अब तुम्हारे माइंड में एक बात चल रही हुई, त्रिज्या तो यहाँ पर आर स्क्वायर है फॉर्मूला में, ये घूर्णन त्रिज्या नहीं है, ये घूर्णन त्रिज्या नहीं है। एक हमारी सिंपल रेडियस है किसी गोले की या फिर किसी पदार्थ की, लेकिन जो घूर्णन त्रिज्या होती है, रेडियस ऑफ जायरेशन होती है, वो मेरे लाल के होती है, ना कि आर के होती है। रेडियस ऑफ जायरेशन घूर्णन त्रिज्या के होती है। हमारी जो आर है वो भी रेडियस है, लेकिन एक सिंपल रेडियस है। हमारी के की बात करें तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन है। अब इसी को फोड़ूंगा, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं ये कल वाला जो बेसिक मैंने आपको क्लियर किया है वो समझ में आया होगा। कल यहां तक पढ़ाया था, उसके बाद डिपेंडेंसी, राशि और नॉट डिपेंडेंसी की बात मैंने आज करी है। तो अब चलता हूं अगले टॉपिक पे। इतना क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ाऊंगा रेडियस ऑफ जायरेशन, फील कराऊंगा रेडियस ऑफ जायरेशन होता क्या है। क्लियर हो गया होगा, इरेज करूं। अब देखो, अब मैं पढ़ाऊंगा रेडियस ऑफ जायरेशन, घूर्णन त्रिज्या को पढ़ाऊंगा, क्या होती है घूर्णन त्रिज्या। अब यहां पर बताऊंगा स्मॉल आर और के में क्या अंतर है। अब देखो, अब टॉपिक है मेरा रेडियस ऑफ जायरेशन।
रेडियस ऑफ जाइरेशन यानी कि घूर्णन त्रिज्या। क्या? घूर्णन त्रिज्या। क्या होती है मेरे लाल घूर्णन त्रिज्या? बता सकता है कोई? क्या होती है घूर्णन त्रिज्या? अगर किसी को पता हो तो क्लास के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं, जिसको घूर्णन त्रिज्या रेडियस ऑफ जाइरेशन पता हो। और क्लास को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। याद रखिए, क्लास में ज्वाइन होने से पहले एक बार 10-10 शेयर करके आइएगा, उसके बाद क्लास को फील करो क्या है क्लास में और पढ़ाया क्या गया है, किस तरह से रेडियस ऑफ जाइरेशन को फील कराया गया है। अब मैं बात करता हूं अपने टॉपिक की। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है? मान कि एक फिजिक्स वाला टीचर है, एक फिजिक्स वाला टीचर है, मान मेरे जैसा एक टीचर है फिजिक्स वाला, उसकी शादी हो रही है, समझना, ध्यान से समझना, उसकी शादी हो रही है और पंडित जी जो काम करते हैं ना शादी में, आग में घी डालने का, आग में घी डालने का, पंडित जी ने आग में घी डाला और कुंड की जो आग है एकदम से तेजी से बढ़ जाती है और फिर दूल्हे से कहता है कि भाई दूल्हे राजा फेरे जरा दूर से लेना। तो वहां पर फिजिक्स वाला टीचर है वो कहता है नहीं, मैं दूर से फेरे नहीं लूंगा, क्योंकि मैं अगर दूर से फेरे लूंगा तो मेरी रेडियस बढ़ जाएगी, सेंटर से जो रेडियस है वो रेडियस बढ़ जाएगी और रेडियस बढ़ जाएगी तो मेरा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, यानी कि हमें जो फेरे लेने में जो टाइम लगेगा वो अधिक लगेगा। इसलिए उस फिजिक्स वाले टीचर ने उस पंडित जी को डांट दिया। ध्यान से समझना रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है। अगर मैं रेडियस बढ़ाता हूं तो मेरा टाइम पीरियड बढ़ेगा, यानी कि फेरे लेने में टाइम अधिक लगेगा, तो मैं रेडियस क्यों बढ़ाऊं? तुम आग में घी क्यों डाल रहे हो जिससे मेरी रेडियस बढ़ रही है? अगर मेरी रेडियस बढ़ रही है तो मेरा टाइम पीरियड बढ़ रहा है, तुम इसमें तो ये वाला काम क्यों कर रहे हो? देख कैसे, मान ये कोई एक बॉडी है, ये कोई बॉडी एंड शेप एंड साइज है जिसका ये घूर्णन अक्ष है। क्या है? घूर्णन अक्ष है, रोटेशनल अक्ष है, जिसपे वस्तु ऐसे घूम रही है, जिसपे वस्तु इस प्रकार से घूम रही है। अगर ये रोटेशनल अक्ष है, इसका ये केंद्र है, मान केंद्र क्या है? P। मान केंद्र क्या है? P। अगर ये पॉइंट P है तो ये बॉडी है, एक बॉडी बोल सकता हूं, एक सिस्टम बोल सकता हूं, एक निकाय बोल सकता हूं। इस बॉडी या सिस्टम का एक सेंटर है जिसको हमने P माना है। क्लियर? अगर इस सेंटर को मैंने P माना है, क्या इस बिंदु पर इस बॉडी, इस पूरी बॉडी या पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? जो मैंने अभी बिंदु माना है P, इस पूरी बॉडी का जो P बिंदु है वो एक सेंटर ऑफ मास है, जिस बिंदु पर पूरी बॉडी का द्रव्यमान क्या रहता है? निहित रहता है, केंद्रित रहता है। उसी बिंदु को हम कहते हैं द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। क्लियर? ये बिंदु मैंने माना तो इस पूरी बॉडी, इस पूरे सिस्टम का एक बिंदु है, तो इस पर जो द्रव्यमान होगा पूरी बॉडी का क्या रहा होगा? केंद्रित। जी हाँ, बिल्कुल केंद्रित रहा होगा। तो घूर्णन त्रिज्या क्या कहती है कि रोटेशनल अक्ष के, ध्यान से सुनना, रोटेशनल अक्ष के उस केंद्र की, रोटेशनल अक्ष से उस केंद्र तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। रोटेशनल अक्ष से उस केंद्र जिस पर उस सिस्टम का पूरा द्रव्यमान केंद्रित है, ध्यान से सुनना, रोटेशनल अक्ष से उस पॉइंट तक की दूरी, उस बिंदु तक की दूरी जिस पर पूरे सिस्टम, पूरे निकाय, पूरी बॉडी का क्या है? द्रव्यमान केंद्रित है, उस पॉइंट तक की परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ जाइरेशन। देख, रोटेशनल अक्ष ये है, रोटेशनल अक्ष ये पॉइंट माना था, एक केंद्र माना था, इसी केंद्र पर इस बॉडी का पूरा द्रव्यमान केंद्रित रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो रोटेशनल अक्ष से उस पॉइंट तक की दूरी जिस पॉइंट पर इस पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्रित है, यानी कि रोटेशनल अक्ष और उस पॉइंट तक की परपेंडिकुलर दूरी को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ जाइरेशन के कहते हैं। रेडियस ऑफ जाइरेशन के कहते हैं। कैसे? डेफिनेशन किताबी भाषा में क्या कहती है कि किसी घूर्णन अक्ष के परपेंडिकुलर दूरी, किसी घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी, किसके लंबवत? उस पॉइंट के लंबवत जिस पॉइंट पर उस पूरी बॉडी, पूरे सिस्टम का निकाय, सिस्टम का या निकाय का द्रव्यमान केंद्रित रहा होगा, उस पॉइंट तक की परपेंडी दूरी जो होती है, परपेंडिकुलर जो दूरी होती है, उसी दूरी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। लेकिन अब ध्यान से समझना, मैंने बताया था के और आर में
रिलेशन बताऊंगा। ये मेरा एक गोला है, गोला बात करूं तो एक सरफेस है, इस सरफेस का ये केंद्र है। तो रेडियस क्या कहलाती है? रेडियस ये कहती है कि केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? आर। ये सिंपल आर है, केंद्र से परिधि तक की दूरी। लेकिन रेडियस ऑफ जाइरेशन के क्या होती है? रोटेशनल अक्ष के और उस पॉइंट, जिस पॉइंट पर द्रव्यमान पूरा केंद्रित है, परपेंडिकुलर, रोटेशनल अक्ष और उस केंद्र के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। और रेडियस किसे कहते हैं? किसी गोला या सरफेस के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम कहते हैं रेडियस। ये होता है इन दोनों में डिफरेंस। तो आपको इसकी क्या डेफिनेशन समझ में आई होगी। यानी कि डेफिनेशन लिखने के लिए लिख सकते हैं कि घूर्णन अक्ष और बिंदु P जिस पर निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है, उन दोनों की लंबवत दूरी घूर्णन त्रिज्या के कहलाती है। अब आई इसके फॉर्मूले की बात। तो फॉर्मूला पढ़ाने से पहले मैं आपको एक नोट पॉइंट पढ़ाना चाहता हूं। नोट पॉइंट क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान m और कॉमा घूर्णन त्रिज्या के का वर्ग के गुणा को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। अब आपके माइंड में एक कंफ्यूजन, एक डाउट, क्या कि सर अभी हम पढ़ के आए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये होता है कि I बराबर mr उसके द्रव्यमान और रेडियस के वर्ग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पर नई चीज क्या आ गई? ये तो घूर्णन त्रिज्या के आ गई। लेकिन अभी हमने वहां पे पढ़ा था क्या? आर। लेकिन वो जड़त्व आघूर्ण किस में था? लीनियर मोशन में, रेखीय गति में जड़त्व आघूर्ण था I बराबर mr स्क्वायर। लेकिन अगर मैं रोटेशनल मोशन की बात करूं तो जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला निकलता है I बराबर m द्रव्यमान और घूर्णन त्रिज्या के वर्ग के गुणनफल के समानुपाती होता है। उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ जाइरेशन, यानी कि घूर्णन त्रिज्या। तो ये होती है घूर्णन त्रिज्या। जहां इस फॉर्मूले से बताऊंगा ये क्या होता है मेरा जड़त्व आघूर्ण I, लेकिन मुझे चाहिए क्या? घूर्णन त्रिज्या। क्या चाहिए? घूर्णन त्रिज्या K। तो K स्क्वायर बराबर I अपॉन m निकलेगा। जी हाँ, K स्क्वायर बराबर I अपॉन m निकलेगा। तो K बराबर अंडर रूट में I अपॉन m निकलेगा। ये होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन का फॉर्मूला, K बराबर अंडर रूट में I अपॉन m। अब ध्यान से समझना, K बराबर अंडर रूट में I अपॉन m तो निकल आया मेरा रेडियस ऑफ जाइरेशन का फॉर्मूला। लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन, नोट पॉइंट को मैं सबसे पहले ये लेता हूं कि इसका मुझे यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला मुझे बताओ। सबसे पहले K बराबर क्या है? अंडर रूट में I अपॉन m। जी हाँ, I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। और जड़त्व आघूर्ण का अभी मैंने पढ़ाया था क्या होता है? kg इंटू मीटर स्क्वायर। और नीचे क्या है? m यानी कि द्रव्यमान का kg से kg खत्म, कट गया, kg से kg खत्म। बचा क्या? अंडर रूट में m स्क्वायर, और अंडर रूट में m स्क्वायर में बाहर लेके आऊं तो k बराबर m बोलो तो मीटर, यानी कि जो इसकी यूनिट क्या निकली? मीटर। क्लियर। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका होगा, अगर ये मीटर है, मीटर लंबाई का मात्रक है और लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, और लेंथ का पहला अक्षर होता है L, यानी कि L1। ऐसे ना देके ऐसे भी दे सकता है, m0 L1 T0 भी दे सकता है। तो इसकी यूनिट एंड डायमेंशन की मैं बात करूं तो अपने आप में बापू लेवल का क्वेश्चन है, यानी कि यूनिट और डायमेंशन
डायमेंशन, रेडियस ऑफ जायरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर, और रेडियस ऑफ जायरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है L1, या फिर M0 L1 T0 इसका क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला होता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं रही होगी। अब देख इसका मैं क्या बनाता हूं, इसका सुपर नोट बनाता हूं। सुपर नोट पॉइंट क्या है? सुपर नोट पॉइंट ये है कि इसकी डिपेंडेंसी को लेकर, डिपेंडेंसी समझ कैसे होती है डिपेंडेंसी। अब देख मैं इसको डेफिनेशन को इरेज करूंगा, डिपेंडेंसी की बात करूंगा, डेफिनेशन को इरेज करूंगा। सबसे पहला मेरा सुपर नोट ये कहलाता है कि जो मेरे घूर्णन त्रिज्या है, घूर्णन त्रिज्या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। किस पे? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। जैसे मैंने अभी बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर भी निर्भर करता है और द्रव्यमान वितरण पर भी करता है, लेकिन जो मेरी घूर्णन त्रिज्या है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। अब आपके माइंड में एक दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर के बराबर अंडर में आई अपॉन एम है, एम तो मास है, फिर यहाँ पर तुम कह रहे हो कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। हाँ जी हाँ, ये जो रेडियस ऑफ जायरेशन है मास पर निर्भर नहीं करती है। कैसे समझ इस पॉइंट को मैं क्लियर करता हूं कि कैसे होता है। देख एक मान, ये मेरा एक कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, मान ले 5 kg है। क्या है? 5 kg है। उधर दूसरा मेरा जो पिंड है उसका भी मास कितना है? 10 kg। इसका मास 10 kg, इसका भी 5 मान ले, इसका मास 5 kg और इसका भी 5 kg। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर रोटेशनल अक्ष खींच दिया, ये इसका सेंटर है, तो यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? तो यहाँ तक की यानी कि सेंटर बिंदु मान ले P था, यानी कि रोटेशनल अक्ष और उस पॉइंट तक की दूरी, यानी कि रोटेशनल अक्ष उस पॉइंट तक की दूरी जिस पॉइंट पर उस पूरे सिस्टम का द्रव्यमान केंद्रित है, परपेंडिकुलर दूरी क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या इस रेडियस ऑफ जायरेशन का इस द्रव्यमान से कोई संबंध है? नहीं, इस द्रव्यमान से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि रेडियस ऑफ जायरेशन होता है रोटेशनल मोशन, यानी कि रोटेशनल अक्ष और उस पॉइंट तक की परपेंडिकुलर दूरी जो उसकी क्या होती है? रेडियस ऑफ जायरेशन होती है। उसे द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है, द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है। रेडियस ऑफ जायरेशन तो एक दूरी है, एक डिस्टेंस है, जिसे द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए मैंने बताया था कि घूर्णन त्रिज्या वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूं, लेकिन द्रव्यमान वितरण पर करती है, द्रव्यमान वितरण पर करती है। रेडियस ऑफ जायरेशन मास पर डिपेंड नहीं होती है, लेकिन मास डिस्ट्रीब्यूशन पर निर्भर करती है, द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करती है। कैसे? पीछे हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मास पे भी डिपेंड होता था और मास डिस्ट्रीब्यूशन पे भी होता था, द्रव्यमान और द्रव्यमान वितरण पर दोनों पर होता था। लेकिन रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है? वस्तु के मास पर डिपेंड नहीं रहती है, लेकिन ये मास डिस्ट्रीब्यूशन पर होती है, द्रव्यमान वितरण पर होती है। कैसे? ये दोनों पिंड थे जिसका मास कितना है? 5 kg और 5 kg। मान इस पिंड का मैंने आकार और आकृति बदल देता हूं, मान इसके आकार बदल देगी। इधर से किसी ने थोबड़ा दिया, इधर से इसने दिया खचक से, और इसका थोबड़ा बिगड़ के ऐसा हो गया। अब इसका रोटेशनल अक्ष पहले यहाँ पे था, अब रोटेशनल अक्ष कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। क्या रोटेशनल अक्ष पर और इसके पॉइंट था उस पर कोई प्रभाव पड़ा? जी हाँ बिल्कुल। इसका रोटेशनल अक्ष पहले ये था, अब रोटेशनल अक्ष और उस पॉइंट तक की जो दूरी थी वो कम हो गई, यानी कि रेडियस ऑफ जायरेशन शेप एंड साइज पर निर्भर करता है, शेप एंड साइज पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि उसका शेप एंड साइज चेंज होने पर रोटेशनल अक्ष और उस पॉइंट तक की दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए जो मेरा अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट ये है कि अगला पॉइंट नंबर 2, घूर्णन त्रिज्या आकार और आकृति पर निर्भर करती है, आकार और आकृति पर निर्भर करती है, आकार और आकृति पर निर्भर करती है।
निर्भर करती है। यानी कि जो मेरी रेडियस ऑफ जायरेशन है वो आकार और आकृति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है? वस्तु ऑब्जेक्ट के मास पर। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के मास पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट या उस पिंड के मास डिस्ट्रीब्यूशन पर वो निर्भर करती है। तो उम्मीद करता हूं आपको रेडियस ऑफ जायरेशन समझ में आया होगा। क्या होता है रेडियस ऑफ जायरेशन? अब देख, थोड़ी देर रुक, इंक डालने दे। तो उम्मीद करता हूँ रेडियस ऑफ जायरेशन आपको समझ में आया होगा। क्या होता है रेडियस ऑफ जायरेशन? एक बार फिर क्लियर करता हूँ कि रेडियस ऑफ जायरेशन होता है किसी रोटेशनल मोशन के अक्ष, यानी कि रोटेशनल अक्ष और उस पॉइंट तक की परपेंडिकुलर दूरी जिस पॉइंट पर उस निकाय का क्या है, द्रव्यमान केंद्रित है, उस दूरी को क्या कहते हैं? हम रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं, घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। लेकिन घूर्णन त्रिज्या एक डिस्टेंस है, एक दूरी है, उसे मास से कोई निर्भर नहीं होती है, उसे मास से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन उसे मतलब है शेप एंड साइज से। क्योंकि शेप एंड साइज में अगर तुम चेंज करोगे तो उसके पॉइंट और उसके जो रोटेशनल अक्ष है बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो ये शेप एंड साइज पर निर्भर करता है, लेकिन वस्तु के मास पर निर्भर नहीं करती है। तो उम्मीद करता हूँ रेडियस ऑफ जायरेशन का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको समांतर अक्ष प्रमेय। समांतर अक्ष प्रमेय का एक फॉर्मूला है, बस उस फॉर्मूले को बताता हूं। समांतर अक्ष प्रमेय, समांतर अक्ष प्रमेय का फॉर्मूला है छोटा सा, उस फॉर्मूले को क्लियर करता हूं। क्या है फॉर्मूला? तो समांतर अक्ष का फॉर्मूला लिख लो। समांतर अक्ष, समांतर अक्ष, अक्ष प्रमेय। समांतर अक्ष प्रमेय क्या होती है? देख, समांतर अक्ष प्रमेय क्या होती है? मानिए कोई पिंड है, मानिए कोई पिंड है और पिंड का ये रोटेशनल अक्ष है जिस पर वस्तु ऐसे घूम रही है। यहाँ पर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया IG। IG यानी कि रोटेशनल अक्ष कह रहा हूँ, ये रोटेशनल अक्ष है, ये इसका केंद्र है। तो इस केंद्र तक, इस पॉइंट तक की जो रोटेशनल अक्ष के परपेंडिकुलर दूरी होगी वो क्या होगी? के रेडियस ऑफ जायरेशन। जी हाँ बिल्कुल। इस पॉइंट, इस पूरी बॉडी सिस्टम का जो मास है वो क्या है? M। क्या है? M। अब समझ, अब समझ। अब मैं बताता हूं किसी एक ऑब्जेक्ट, एक एग्जांपल से। एक एग्जांपल देख, एक एग्जांपल ये मेरा है। देख, ये कोई ऑब्जेक्ट है मेरा, एक पिंड है। इस पिंड का ये क्या है मान? ये इस पिंड का ये क्या है? रोटेशनल अक्ष। और इस रोटेशनल अक्ष और एक मेरा ये पॉइंट है, एक मेरा ये पॉइंट है, ये रोटेशनल अक्ष है। इस पॉइंट और इस वाले रोटेशनल अक्ष की जो परपेंडिकुलर दूरी है वो क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन। और इस पूरे ऑब्जेक्ट का वो क्या है? मास M। मास क्या है? M। तो और यहां से और यहां तक की दूरी मैंने मान ली है A। क्या है? A। क्या है? A। अब देख, I बराबर यहां पर होता है IG मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान या ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान या फिर बॉडी का द्रव्यमान और उसके बीच की दूरी वर्ग के क्या गुणनफल होता है। यानी कि I बराबर IG प्लस MA स्क्वायर, इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की मैं बात करूं तो इस फॉर्मूले से तुम्हें न्यूमेरिकल नहीं पूछता है कभी, 0.1% चांस है, लेकिन इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है। हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, हमें याद हो गया I बराबर IG प्लस MA स्क्वायर होता है, लेकिन इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। 0.1% चांस है। अगर 0.1% चांस है तो हमें पढ़ना जरूरी है। हमने पढ़ लिया है क्या होता है, अगर आ गया तब भी उसे फोड़ देंगे। तो आज मैंने इतना बताया कि रेडियस ऑफ जायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो आज के लिए मैं इतना ही, मिलता हूं कल के लेक्चर में। कल एक न्यू इसका टॉपिक होगा रोटेशनल मोशन का। बोले तो रोटेशनल मोशन अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट रखता है फिजिक्स में। ये अभी खत्म नहीं होगा, लगभग इसके 6 से 7 लेक्चर होंगे, तो ये अभी खत्म नहीं होगा। रोटेशनल मोशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी तो मैं आपको सिखाऊंगा, पूरा फील कराऊंगा कि बेलन में द्रव्यमान सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, खोखले बेलन में सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, पूरा निचोड़ निकालूंगा जहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है। तो आज के लिए मैं इतना ही। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और
क्लास के लास्ट में कमेंट करिए, क्योंकि एक टीचर का तुम्हारे जो कमेंट होता है वही उसका मोटिवेशन होता है। यकीन मानिए दिल से मेहनत हो रही है, रेगुलरिटी के साथ चैनल पे मेहनत हो रही है। कमेंट करके जरूर बताएं कि एक टीचर किस प्रकार से मेहनत कर रहा है। एक टीचर का मोटिवेशन जो होता है वो सिर्फ आपका कमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे खड़े होना बहुत से टीचर पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक दिल से जो आवाज़ निकलती है ना आपके लिए फिजिक्स में, वो कुछ अलग ही लेवल है उसका। तो आज के लिए मैं इतना ही, मिलूंगा कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।